गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एआईबी का फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन किया गया था। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। साइबर कानून संबंधित है, तो साइबर कानून जो है वो तीनों से संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित है, आईपीआर लिखा है जिसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ई कॉमर्स। उपरोक्त तीनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50। आप जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वो ट्रिक जो ऑप्शन किया है वही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर प्रतिकर का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 से। हालांकि ये अधिनियम स्पष्ट रूप से सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 52। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेल कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता के मामले में कितना रुपया की है? तो ये उस अधिनियम में 1,40,000 दिया गया है। हम लोगों को मोटर अधिनियम पढ़ना है, उसमें है मोटर व्हीकल अधिनियम में भी मृत्यु होने पे कितना धनराशि मिलती है। यदि इंश्योरेंस नहीं है तो, या गाड़ी का पता नहीं चलता है तब सिचुएशन भी है। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से मिल जाता है, और विकलांगता की स्थिति में, ज़्यादा चोट लगने की स्थिति में, ये सब बताई गई है उसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके, तो ये ट्रेडमार्क है। जो कंपनियों का चिन्ह होता है वो ट्रेडमार्क से डील होता है। कॉपीराइट जो राइटरों का लिखा हुआ चीज़ है उसे कॉपीराइट समझते हैं। पेटेंट जो आप इन्वेंशन करते हैं कुछ, वो है। इंडस्ट्रियल डिजाइन ये अलग है। ट्रेडमार्क का ही पार्ट औद्योगिक डिजाइन भी है, लेकिन ये अलग डील होता है। क्वेश्चन नंबर 54। ये आईपीआर का क्वेश्चन था, ट्रेडमार्क का क्वेश्चन था, ट्रेडमार्क अधिनियम से, जो आईपीआर आपके सिलेबस में है उससे। मध्यस्थ, क्वेश्चन नंबर 54। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाइयों के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है, तो ये धारा 21 आर्बिट्रेशन एक्ट से संबंधित ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़ित द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? तो ये उसमें एक एक्सेप्शन है कि महिला पुलिस कांस्टेबल, महिला अधिकारी, या फिर उसके हम बताए गए महिला पुलिस कांस्टेबल के द्वारा किया जाएगा, मतलब महिला होनी चाहिए। ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है। एफआईआर जब आप देते हैं तब की बात इसमें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 56। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत, ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है, समन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होता है। समन के संबंध में पूछा गया है कि समन किससे संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है, जिसे सी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, एक भाई बताए हैं, इसलिए मैं कोशिश छोटा करने की कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57। प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है, या रक्षा सेवा में है, या सिविल पद पर है, देखिए उसमें राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है। राज्यपाल हो गए या और भी जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं, उनके संबंध में पूछा गया। तो जब राष्ट्रपति चाहेंगे उनको हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। संविधान से संबंधित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 58। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है? कथन असत्य पहचानना है इसमें। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता है, वह व्यक्ति हिंदू होता है।
तो देखिए इसमें अनुमान नहीं लगाएंगे, उसमें शब्द दिया गया संथाल हिंदू आदिवासी होते हैं। तो हिंदू आदिवासियों के तो बारे में क्या है, कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन असत्य है। वहाँ पे संथाल शब्द यूज नहीं है। सम एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो SC ST समुदायों पे, कुछ समुदायों पे नहीं लागू होता है, ST समुदायों पे। तो ये संथाल भी आदिवासी है, ST है, इन पे भी संभवतः लागू नहीं होता होगा। क्लियर मैं नहीं हूँ, बता रहा हूँ कि ये आदिवासी है, इन पे लागू नहीं होता होगा। परंतु जो वहाँ पे शब्द यूज है अधिनियम में वो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी है, इसमें संथाल नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। सिर्फ ST रहता, अनुसूचित जनजाति तो हो जाता। अब कोई भी आपसे यह क्वेश्चन पूछ के डिबेट करे सार्वजनिक जीवन में कि हिंदू अपने आदिवासियों को तो हिंदू मानते ही नहीं है क्योंकि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता, तो नहीं लागू करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है उनके ऊपर, आदिवासी भाइयों के ऊपर। वो इसलिए उन पर लागू नहीं किया जाता है कि उनके यहाँ वो लोग अपनी 5-5 हजार साल, 8-8 हजार साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। उसको आप तुरंत अधिनियम के माध्यम से बदल के मेन स्ट्रीम के नाम पे नहीं ला सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें महिलाएं 2-3 विवाह करती हैं। उसी तरह से झारखंड में संथाल जैसे और भी आदिवासी हैं जो पराक्रम दिखाकर यानी लड़की को भगा कर ले जाते हैं, उससे शादी को वैध शादी माना जाता है आदिवासी समुदायों में, परंतु हमारे अधिनियमों के मुताबिक वो गैर कानूनी हो जाता है। इसीलिए ताकि वो लोगों के अपने कल्चर में कोई इंटरफेरेंस कानून के माध्यम से न हो, इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम को उन पर लागू नहीं किया जाता है। ठीक, आते हैं दूसरे पे। लिंगायत उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है। देखिए ये लिंगायत शिव संप्रदाय का ही एक अंग है, लेकिन ये भी पुराना है। लिंगायत लोग भी हिंदू होते हैं, परंतु न्यूज़पेपरों में आप देखते होंगे कि कर्नाटका में ये लोग अपने को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता मांग रहे हैं, लेकिन अभी मान्य नहीं हुआ, ये हिंदू ही है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 गलत हुआ है, 2 सही है। तीसरा देखते हैं, एक धर्म तरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान। देखिए जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ के चला गया तो वो किस रूप से फिर पुनः हिंदू बनेगा, कानून ना तो उसमें किसी धर्म ग्रंथों में इसकी व्याख्या है, न कोई कानून इससे संबंधित है, इसलिए 1 और 3 दोनों गलत है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है। तो आप सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड का जरूर पढ़ेंगे, जो न्यायालय से बाहर मीडिएशन में मामले को सेटल करने की बात की जाती है। उसमें मीडिएशन और 3 शब्द है, उसको आप देख लेंगे बैरेट से। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1 सितंबर 1872 को बनाया स्टीफन ने था। इसको आप याद रखेंगे, अधिनियमों का डेट और पुराने अधिनियम बनाए किसने थे। क्वेश्चन नंबर 61 संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार तो एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए, पहला विकल्प, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तन के लिए बिल किस में लाया जाता है, इससे संबंधित ही एक क्वेश्चन है जो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। इसको आपको या मैं आगे बताऊंगा तो अच्छा से देख करके बता दूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 62, कोई भी व्यक्ति, निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो गिरफ्तारी के संबंध में जो सेक्शन 40 से 44 के बीच कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताया गया है 1973 में, तो
कोई प्राइवेट व्यक्ति के सामने यदि कोई गैर जमानती अपराध किया जाता है तो व्यक्ति उसे अरेस्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 भी सीआरपीसी का क्वेश्चन है। गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? तो अगर वारंट इशू हो जाता है ना, तो जब तक वो निष्पादित या रद्द ना हो जाए। रद्द यदि वो हाजिर हो जाएगा तब, और निष्पादित मतलब जब तक उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तब तक वो लागू रहता है। आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की दर होगी तो 20%। ये इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। और यही यदि कंपनी का होगा तो रेड प्रोस्पेक्टस की बात करता है क्वेश्चन धारा 32। वार्षिक मूल्य, क्वेश्चन नंबर 65, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है। तो वार्षिक मूल्य 3/10। ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, डायरेक्ट से आप डायरेक्ट लेके जाएंगे, रिसर्च करने में सुगमता होगी, आसानी से ढूंढ के आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 66, तार्किकता की जांच, पूरी तरह से जांच, ये सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव को हिंदी में व्यक्ति परक ही शायद कहते हैं, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित है और पार्लियामेंट को पावर है नागरिकता में संशोधन करने का, किसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा के बारे में। 5 से लेकर 11 तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 68, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी स्टॉपल का फैसला कहाँ किया जाता है, कहाँ किया गया है? तो ये केस है पूर्णिमा सभी मिल्स बनाम केरल राज्य, प्रॉमिसरी स्टॉपल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर ये 68 था, इस केस लॉ से संबंधित था, केस लॉ भी आपको जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अनुबंध की निराशा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऊपर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है जिसमें फ्रस्ट्रेशन 56 में दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम से हमें लग रहा है ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। अधिनियम 1923 के अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो ये है कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। लेबर लॉ है क्या? लेबर लॉ सिलेबस में होगा, उसी में ये लेबर लॉ के अंतर्गत कवर होना चाहिए। सिलेबस है मेरे पास, एविडेंस, फैमिली, साइबर, सॉरी माफ़ करिएगा, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है सिलेबस में, और ये लेबर लॉ से ही संबंधित है। ऊपर मैंने इस वीडियो में कहा था कि ये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम नहीं है, परंतु ध्यान दीजिएगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं सॉरी बोलता हूँ। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम जो है ये लेबर लॉ के अंतर्गत कवर होता है 1923। इसमें ये है, इसका डायरेक्ट आप लोग अवश्य खरीद लेंगे। लेबर लॉ बहुत ही बड़ा है, ज़्यादा उसमें अधिनियम है, लेकिन इससे पूछा है ट्रेड यूनियन है, 1947 का अधिनियम है। ये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम का डायरेक्ट आप लोग अवश्य खरीद लेंगे, माफ़ करिएगा इस गलती के लिए। तो इसका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 71, सन स्वीकृति को व्यापक तौर पे वर्गीकृत किया जाता है, तो ये जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों है, इसलिए इसका सही विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66, देखिए धारा 66 जो है ना वो नोटिस से संबंधित है, निर्धारित करती है। निर्धारित वो शब्दों का फेर है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इस शब्द को, हिंदी में पता नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे आपको पता चल जा रहा है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको करना चाह रहा हूँ। जो क्वेश्चन 66 में धारा 66 है ये एविडेंस एक्ट का, इसमें देखिए द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस दिया जाता है, ये शब्द ही इसमें शब्दों का जादू है, इस तरह से निर्धारित करते हैं, तो ये भी निर्धारित नहीं हो पा रहा है। दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित, सूचना लिखित शब्द नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड बाय को लॉ है या कोर्ट है, उसको आप देखेंगे तो
सेक्शन 66, तो ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है। प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर होता है या प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ होता है। आइए सिविल का है, तो उपरोक्त सभी ये दोनों को ही मैच नहीं कर रहा है, तो इस पे जाने की आवश्यकता ही नहीं, तो ये उपरोक्त सभी भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ढूंढने में कठिनाई हो रही है, और ये जहाँ पे है उसमें भी नहीं दिया हुआ है। इसको स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मैक्सिम रेस इप्सा लिक्विटर, जो लॉ ऑफ टॉर्ट में घटनाएं खुद बोलती हैं के संबंधित है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जितने भी मैक्सिम है लगभग उसको आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 74, दंड विधि संशोधन 2013 को पारित कराने वाली, तो ये जस्टिस वर्मा समिति थी जो 2013 की दंड जो क्रिमिनल लॉ का संशोधन हुआ था इसी कमेटी द्वारा हुआ था निर्भया के घटना के बाद, और 2019 में भी क्रिमिनल लॉ में संशोधन हुए हैं। कहाँ कहाँ हुआ है उसको ढूंढना होगा। क्वेश्चन नंबर 75, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय और असंज्ञेय, तो संज्ञेय और असंज्ञेय का बाइफर्केशन कहाँ दिया है? शेड्यूल 1 में दिया हुआ है सीआरपीसी के। तो ये असंज्ञेय अपराध निजी गलतियां होती हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। तो देखिए, ये गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 15(1) में बताया गया है मात्रा के आधार पर, ये पुरुष और स्त्री शब्द नहीं यूज है। वहाँ पे इंग्लिश में मैं पढ़ दूँ, 15(1) में लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। शब्द यूज है अगेंस्ट एनी सिटीजन, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, पैलेस ऑफ बर्थ। ये मेहनताना शब्द नहीं है उसमें, ये लिंग है, जन्म स्थान और धर्म स्थान। तो ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है। और ऐसे में देखेंगे तो मेहनताना ही लगा पाएगा कोई भी छात्र। क्वेश्चन नंबर 77, इसका कोई आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 77, 22 जनवरी 1947 के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल 44वें संविधान संशोधन, उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 79, जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? देखिए, वो कह रहा है कि मैं पेश करूंगा, तो यानी बयान दे रहा है पुलिस को, और 25 को जब पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में बयान 25-26 में नहीं मान्य होगा, ये सेक्शन 27 में मान्य होता है। तो यह स्वीकृति की वह डकैती थी नहीं, कौन सा स्वीकार्य नहीं है? तो ये उपरोक्त जो भी ऑप्शन दिया है ना, यह स्वीकृति की आरोपी ने इसमें भाग लिया, ये भी नहीं माना जाएगा। यह स्वीकृति की उससे संपत्ति का हिस्सा मिला, ये भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 25 के अंतर्गत जो कुछ भी वो स्वीकार कर लेगा, कन्फेस कर लेगा कन्फेशनल स्टेटमेंट में, वो पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट ही वैलिड नहीं होता है, चाहे जो मान ले। सेक्शन 27 में कन्फेशन देगा तो वो वैलिड होगा। तो सेक्शन 27 क्या है कि वो बताता है कि मैंने अपराध किया और अपराध में प्रयुक्त विपेन मैंने छुपा करके अमुक जगह पे रखा है, और जाता है वहां से यदि वो रिकवर हथियार होता है तो वही स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य होता है, स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप, कठोर दायित्व का नियम, ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, और ये जो था ये एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80, कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? तो रायलैंड बनाम फ्लेचर कठोर दायित्व है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया में डेवलप किया गया MC मेहता के केस में। क्वेश्चन नंबर 81 भी लॉ ऑफ टॉर्ट का क्वेश्चन है। अंतिम अवसर का सिद्धांत, ये गधा वाला केस है, डेविस बनाम मान, गधा जो बैठा रहता है रोड पे। क्वेश्चन नंबर 82,
निम्नलिखित में से किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये देखिए केस लॉ है, आप बैरक लिए रहते हैं, उसमें केस कमेंट नहीं रहता है, और ये महत्वपूर्ण केस लॉ है सेक्शन 25 का। ये सेसी अमल बनाम थाउ अमल के केस में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 83। अब एक प्रश्न उठता है कि इन क्वेश्चन में केस जो है वो कैसे करेंगे। तो देखिए इसको तो नोट करना पड़ेगा आपको कि अमुक क्वेश्चन अमुक सेक्शन पे कौन सा लीडिंग केस है, उस केस का नाम आपको जानना चाहिए। लेकिन ये आपके बार एग्जाम क्वालिफाइंग में मार्ग में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप सेसी अमला, ये 82 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 83 नंबर देखते हैं हम लोग। ऑर्डर 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब ये मत समझिएगा जैसा हम लोग बोलचाल में समझते हैं कि ओरिजिनल नहीं है। डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी में किया जाता है कुछ भी प्रस्तुत, एक तो कोर्ट के लिए और एक डिफेंडेंट के लिए जाता है। तो डुप्लीकेट का मतलब 2 कॉपी होता है। जब यदि ज़्यादा है, डुप्लीकेट शब्द वहाँ पे यूज है, तो इसलिए ये होगा यदि वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति है तो ट्रिप्लिकेट, फोरकेट जो भी है 5 कॉपी में भी देना पड़ेगा, ज़्यादा अगर डिफेंडेंट है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84। आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक है। देखिए नोटिस देने में चूक इस अधिनियम मतलब इस सेक्शन के पास कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन जनरली इसीलिए इसका मैं ऑप्शन नहीं लगाया हूँ और बुक में भी नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो भी नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करेगा यानी नोटिस नहीं देगा तो पूरा प्रोसीजर नल एंड वाइड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, और नोटिस नेचुरल लॉ का ही एक पार्ट है। तो निष्पादन को रद्द कर देती है, निष्पादन को तो रद्द नहीं कर देगी पूरा। इसका स्पष्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं कुछ इस पे नहीं बता पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है जहाँ किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गया कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है। सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिग्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा। ये समय से संबंधित है। सीआरपीसी में ये 3 महीना इसमें समय है। सीपीसी का ये क्वेश्चन है। सीपीसी में जहाँ ये समय वाले हैं ना, तो वहाँ याद कर लीजिए, हर जगह पे ये पूछता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को, क्वेश्चन नंबर 86, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 लागू हुआ? तो ये 18 मई 1955 से, ये आपके बैरेक्ट में दिया रहेगा, और इसे भी सीपीसी वाला क्वेश्चन भी आप बैरेक्ट से आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो 18 मई 1995 से। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? तो उपरोक्त सभी है जो संपत्ति 30 में है बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25, ये एडवोकेट एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है, तो उसमें क्या शामिल है? 8 अध्याय और 44 धारा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, ये भी आप बेयर एक्ट से आसानी से ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से है। एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन अमल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का अर्थ है, ये न्यायालय का जजमेंट है, न्यायाधीश इसी तरह के लैंग्वेज लिखते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना, ये इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है, तो बिना मतलब का जनहित याचिका दायर करेंगे तो केस का बोझ बढ़ेगा, संसाधन उसमें व्यस्त होंगे, अन्य वास्तविक मामले सुनवाई नहीं हो पाएंगे। उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 IPC का क्वेश्चन है। इसमें एक पागल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे हमला बोल देता है, तो पागल व्यक्ति का तो कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन जिस पे आप पे यदि हमला बोला जाता है
तो आप उस पागल व्यक्ति के साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे, वैसा ही आपको सुरक्षा प्राप्त है जैसा अन्य व्यक्तियों के साथ। तो पागल व्यक्ति अगर आप पे हमला बोलेगा तो वो नहीं लायबल होगा, परंतु आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसको, जब तक वो आपका पीछा ना छोड़ दे तब तक अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के, तो ये आर्टिकल 22 से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन, तो 44वें संशोधन के माध्यम से किया गया था। 42वां और 44वां संशोधन, अक्सर क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, अच्छा संविधान का जितना भी संशोधन है उसे देखते रहना चाहिए, शुरू में ही दिया रहता है, बैरक के उसे आप जरूर देखें और ख़ास करके लास्ट 4-5 संशोधन को और ध्यान से देख लें। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा निश्चित संशोधित किया गया है? तो धारा 5 द्वारा। ये डायरेक्ट आप लिए रहेंगे तो उसमें कमेंट्री में दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार 53 में क्षति नहीं है, 53 में पनिशमेंट की बात की गई है आईपीसी की। क्षति धारा 43 या 44 में दिया हुआ है, तो इसलिए ये धारा 44 में इंजरी डिफाइन है और इसमें पनिशमेंट है, तो ये गलत टाइप होने के वजह से क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा है। यदि ये 44 रहता तो इसका सही विकल्प सही उपरोक्त तीनों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन गलत पूछा था 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? तो ये 465 एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथ ही मामले में पढ़ना और फिर से लिखना, तो न्यायालय फाइलें तलब करती रहती हैं, साक्ष्य देखते रहती हैं, तो ये 165 में इसके बारे में बताया गया है सीआरपीसी के। माफ़ करेंगे 465 है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा का मतलब समझिए आप कि इसका मतलब रहता है इस वर्ड का कि नया, फ्रेश, फ्रॉम द बिगिनिंग, मुकदमा के लिए सही है। तो क्या सही है इसके लिए? डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। अब जैसे सब कुछ सुनवाई हो गया और फिर कोई कुछ भी उसमें नहीं आ रहा है पकड़ने में और कोर्ट को कुछ करना ही है, तो फ्रेश मुकदमा ये अंतिम विकल्प होगा। बीच में या किसी भी स्टेज पे नहीं डी नोवा किया जाएगा कि तुरंत कर दो, फिर से नया इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दो, कमीशन कर दो, जांच कर दो। डी नोवा अंतिम विकल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 99, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए ये लैंड एक्विजिशन एक्ट से है जिसमें 70% है। एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वो निम्नलिखित में से किस दर से आयकर का भुगतान करेगी? तो ये 40% के दर से करेगी। और इस तरह का क्वेश्चन हर साल जब बजट पेश होता है, जिसमें एक फाइनेंशियल एक्ट के तहत होता है, फाइनेंशियल एक्ट 1993 के तहत ये लगभग निर्धारित होता है। स्लैब जो बनता है, टैक्स स्लैब, उसी के तहत ये बनता है। तो ये 40% उस समय के लिए रहा, ये घटता बढ़ता रहता है क्वेश्चन का, तो इसलिए इसको 40% पूरा याद नहीं ही करना है, उस ईयर का देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए। यदि बंधु आप पहली बार मुझे सुने हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और कुछ उत्साहवर्धन करने योग्य सुझाव हो सकता है आपके पास तो अवश्य दें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।